ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीएससी का एग्जाम होता है ना, पीसीएस का, उसी की बात हो रही है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। संसदीय प्रणाली पर संकट की बातें की जा रही हैं। अब ये संकट किससे है, इसके बारे में जान लेते हैं। और आप देखिए, गणतंत्र दिवस ही देश ने 76वें गणतंत्र दिवस मनाया है। देखिए, गणतंत्र दिवस की अगर हम लोग बात करें ना, तो 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय गणतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि विधायी संस्था है और संसद पर सरकार को जवाबदेही बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन काफी समय से संसद की गरिमा महिमा पर आंच आ रही है और संसद के पास तमाम काम है। संसद का बहुत सारा काम समितियां करती हैं। माना जाता है कि संसदीय समितियों में राजनीतिक दलबंदी नहीं होती है। ऐसे में गहन अध्ययन और विवेचन के अवसर होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब संसदीय समितियों में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे हंगामे हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था, लेकिन समिति की बैठक में हंगामे की ही खबरें सामने आई। ऐसी ही एक बैठक में पिछले शुक्रवार को भी भारी हंगामा हुआ। आरोप है कि 10 सदस्यों ने लगातार हंगामा किया, उन्हें निलंबित कर दिया गया। समिति के प्रमुख जगदम्बिका पाल के अनुसार उन्हें भी अपशब्द कहे गए। स्थिति चिंताजनक है और लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण अक्सर कामकाज नहीं होता है। अब संसदीय समितियों की यही स्थिति है। पूरी संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था है और राज्य विधानमंडल भी संसद की देखा देखी घोर अव्यवस्था के शिकार हो चले हैं। देश के सभी सदनों के पीठासीन अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। संसद के स्वर्ण जयंती अधिवेशन में हंगामा नहीं होने देने के लिए संकल्प लिए गए थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। और देखिए, भारतीय संसद की बात करें तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है या भारत के राष्ट्रपति दो सदनों, राज्यसभा राज्यों का सदन, लोकसभा लोगों का सदन से बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा में देखिए 543 सीटें हैं और राज्यसभा में ये आप देखते हैं कि 200 कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वक्फ अधिनियम का विवेचन कर रही जेपीसी का गठन संसद की इच्छा अनुसार ही होता है। ये समिति का इतिहास पुराना है। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए 1987 में पहली बार जेपीसी का गठन हुआ था। और आप देखते हैं कि हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए 1992 में दूसरी जेपीसी का गठन हुआ था। प्रतिभूति और बैंकिंग लेन देन में जेपीसी ने जांच की। शीतल पेय कीटनाशक मुद्दे पर भी जेपीसी का गठन हुआ था। केतन पारेख शेयर घोटाला, वीआईपी चौपर घोटाला आदि मुद्दों पर जेपीसी बनी। महत्वपूर्ण मामलों में जेपीसी की मांग होती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से समितियों की बैठकों में भी अराजकता बढ़ी है। वक्फ संशोधन विधेयक काफी महत्वपूर्ण है और वक्फ को बोर्ड को उत्पीड़क अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित लोगों की सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट है कि कानून में संशोधन देश की खास जरूरत है। विधेयक पर विरोध कर रहे दल वोट बैंक के तुष्टीकरण की नीति के चलती है इसकी राय में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं और वे विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। समिति का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा है। आखिर विपक्ष दलों के सदस्य जेपीसी की बैठक में पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं आते? शोर शराबा, व्यवधान, तर्क और तथ्य का विकल्प नहीं होते हैं। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहा हूं, ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। देखिए, जब कानून बनाना होता है ना कोई, तो आप देखिए राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव होता है, उसके क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और राज्यसभा से लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। ठीक है। अनुशासित सदनों में ही व्यवस्थित कामकाज होते हैं, जबकि अव्यवस्थित सदन निराश करते हैं। संसदीय समिति प्रणाली प्रतिष्ठित रही है। यह किसी विषय के गहन विवेचन और तथ्यपरक विचार विमर्श की आदर्श व्यवस्था है। लेकिन ऐसी समितियों के कुछ माननीय सदस्य समिति कक्ष की बैठकों में तथ्य और तर्क के साथ नहीं आते हैं। ये समिति भी अपने राजनीतिक एजेंडा चलाती है और चलाते हैं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के कारण तनाव बढ़ते हैं। मर्यादा विहीनता का यह कार्य उस देश में हो रहा है जहां वैदिक काल में सभा समिति प्रणाली थी और आधुनिक संसदीय समिति प्रणाली में विचारण वाले विषयों की तथ्यपरक जांच होती है। आधुनिक भारत में ऐसी समिति प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजी राज्य के समय 1919 के बाद हुई। पहली लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। लोकसभा
खास प्रयोजन के लिए बजट आवंटन करती है। लोक लेखा समिति आवंटित धनराशि का उपयोग जांचती है। सीएजी प्राथमिक जांच की संस्था है। अनेक संसदीय समितियां भी हैं। और देखिए सीएजी के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ? ये आप देखेंगे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात सुने हैं या नहीं सुने हैं। एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 148 को पढ़िए आप लोग, इसमें आप देखते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है इसी की। 1858 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और संप्रीति संसदीय प्रणाली के अस्तित्व पर संकट है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति बनाई। संविधान सभा ने उनसे अपेक्षा की थी कि वह संविधान निर्माण में से जुड़ी संघ शासन समिति, प्रांतीय विधान समिति एवं मौलिक अधिकार समिति सभी समितियों के विचार मसौदे में सम्मिलित करें। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का मसौदा रखते हुए कहा था, भारत जैसे देश में जिम्मेदारी की छानबीन जरूरी है। पिछले स्थगन प्रस्ताव सहित सारी संसदीय कार्यवाही उत्तरदायी बनाती है। संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इसमें संसदीय पद्धति की सिफारिश की गई है। संसदीय प्रणाली में विचार विमर्श की विशेष महत्ता है, लेकिन संसदीय हंगामे के बीच यह संभव है, और जहां हंगामा है वहां विचार विमर्श की जगह नहीं होती है। कुछ दल, नेता और समूह संविधान बचाने निकले, और सारा देश जानता है कि भारत के संविधान पर कोई संकट नहीं है, पर विधायी और संविधायी अधिकारों से युक्त संसद के अस्तित्व एवं सदन संचालन का संकट है। दुनिया में कहीं ऐसा हंगामा नहीं होता। ब्रिटिश संसद पुरानी है, अमेरिकी कांग्रेस को, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जापान की डाइट और फ्रांस की संसद सामान्य रूप में चलती है, और इन देशों की कार्यवाही में हुल्लड़ और हंगामे नहीं होते हैं। संसद स्वयं पूर्ण संवैधानिक संस्था है। इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों ने संसद को अपने कार्य संचालन का स्वामी बताया। भारतीय संसद में भी अपने कार्य संचालन की संरक्षक है, लेकिन सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार, शोरगुल और अध्यक्षीय आसन के प्रति अवमान की घटनाएं बहुधा होती हैं। जनता चाहती है कि संसद चले, पूरे समय चले, राष्ट्रीय विमर्श हो और दलों में परस्पर सद्भाव हो। क्या यह संभव है? इसे संभव बनाने के लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष कार्य संचालन के मुद्दे पर एक मत हो, और पानी की तरह आप देखिए पैसा बहाया जाता है हम अपना जनता का। आप सोच रहे हैं, लेखक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व क्या है, ये आप देखते हैं कि अध्यक्ष हैं। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से होता है चुनाव, और विधानसभा के सदस्य ही करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई की बातें हो रही हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा, और नक्सल हिंसा में कमी आने के बावजूद अभी भी 10 राज्यों में 38 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। किससे? नक्सलवाद से प्रभावित हैं। और आप देखेंगे कि प्रभावित हैं, इसमें आप देखेंगे कि विगत वर्ष केवल छत्तीसगढ़ में 220 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जो न केवल किसी एक वर्ष में सबसे अधिक हैं, बल्कि उनमें दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी के कम से कम 2 सदस्य भी सम्मिलित हैं। हाल ही गरियाबंद मुठभेड़ में 14 से अधिक नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, और आप देखते हैं कि उनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी का एक सदस्य भी सम्मिलित है। इन आंकड़ों से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के संगठनों के लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका एक मुख्य कारण केंद्रीय और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। यह नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत है, और छत्तीसगढ़ सहित समस्त प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में केंद्रीय सशक्त पुलिस बल तैनात हैं। देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, और इसकी सीमा आप देखते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि विगत वर्षों में सुरक्षा बलों ने दूरस्थ इलाकों में कई नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। केवल छत्तीसगढ़ में राज्य बलों के अलावा केंद्रीय बलों के कम से कम कितने 54 बटालियन हैं।
तैनात हैं। राज्य के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर बल भी स्पेशल टास्क फोर्स सहित इन्हीं इलाकों में तैनात हैं, जो अधिकांश था स्थानीय निवासी हैं और जिससे नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में मदद मिल रही है। विगत वर्ष के 2 बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन स्थानीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व में ही संचालित किए गए हैं थे और जिनमें कुल 64 नक्सली मारे गए। यद्यपि केंद्रीय बलों की भूमिका अग्रणी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण है, उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में भी किसी भी तरीके से कम आंका नहीं जा सकता है। फिर भी राज्य की सुरक्षा बलों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व करें। और आप देखिए, नक्सल की समाप्ति के लिए आत्मसमर्पित नक्सलियों का समुचित पुनर्वास करना भी जरूरी है। केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों की नीतियों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को एक मुश्त राशि देने का प्रावधान है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से पीड़ितों के साथ साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, जबकि केंद्र की नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि अभी तक एक भी आत्मसमर्पित नक्सली को ऐसे प्रशिक्षण का लाभ चिन्हित केंद्रों में नहीं दिया गया। इसलिए दोनों नीतियों में बेहतर पुनर्वास के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इनमें जो भी लोग सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें आप देखते हैं कि समर्पित नक्सलियों को व्यवसाय प्रशिक्षण देकर नौकरी की योग्य बनाया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जिला प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के स्थान पर पुलिस के संरक्षण में चलाना बेहतर आप देखते हैं कि होगा। और आत्मसमर्पित नक्सलियों को 2 कमरों का आवास भी निःशुल्क प्रदान करना जरूरी है। जो नक्सली पूर्णकालिक पार्टी सदस्य बन जाते हैं, वे आत्मसमर्पण करने पर अपने गांव वापस नहीं जा सकते, बल्कि उनके परिवारजनों को भी अक्सर वहां से भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीति के अनुसार 1 कमरे का मकान देना पर्याप्त नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में नेल लानार आपका अच्छा गांव योजना लागू की गई है और जिसके अंतर्गत सुरक्षा कैंप की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त गांवों को आंगनबाड़ी, पीडीएस, शॉप और बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की शाखा, डिस्पेंसरी आदि 25 सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सुविधाएं लगभग 50 कैंपों के इर्द गिर्द करीब आप देखिए 200 गांवों को उपलब्ध कराई जाएंगी। परंतु शासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन इलाकों में नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, वहां विकास के कार्य तेजी गति से हो और प्रशासकीय और राजनीतिक शून्यता समाप्त हो, ताकि नक्सलियों का प्रभाव समाप्त किया जा सके। यह सही है कि दंडकारण्य के कई इलाकों में जैसे मानपुर, राजनांदगांव, कांकेर और पूर्व बस्तर, कोंडागांव, दरभा, गढ़चिरौली आदि क्षेत्र में नक्सलवाद सिकुड़ा है। परंतु नक्सलियों के लिए गठित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन में विस्तार रोका नहीं है और दक्षिण आप देखते हैं बस्तर से भर्ती किए गए नक्सलियों की उड़ीसा और एमएमसी जोन भेजा जा रहा है। और हालांकि नक्सलियों में नई भर्ती कम हो गई है और पार्टी फंड प्रभावित हुआ है परंतु अभी रुका नहीं है। और इसी प्रकार आप देखिए नक्सलियों की मिलिट्री इकाइयां कमजोर जरूर हो गई हैं, परंतु उनकी बटालियन अभी भी सक्रिय है। बड़े नक्सली घबराए हैं, लेकिन अबूझ बाढ़ अभी भी उनका शरण स्थल बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा बल बिना कोई रणनीतिक त्रुटि करते हुए आगे बढ़ते रहें और इस निर्णायक लड़ाई को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ें। लेखक छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक रहे हैं, इनका नाम है R.K. विज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। परोपकार से आशय बिना प्रतिफल की भावना से दूसरों की भलाई करना है और यह मानवीय गुण व्यक्ति को स्वार्थहीन बनाने के साथ उसके हृदय की निर्मलता और सरलता को प्रकट कर उसे सद्गुणी बनाता है। परोपकार 2 शब्दों की युति पर यानी कि दूसरों की भलाई, और तुलसीदास ने दूसरों की भलाई को श्रेष्ठ और दूसरों के अहित को निष्कृष्ट कर्म बताते हुए कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि मनुष्य है वह जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य के काम आना ही उसका ही मनुष्यता है। रहीम भी कह गए कि तरुवर फल नहीं खात, सरवर पीहे न पान, कर कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे ही सुजान। यानी पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते हैं। उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के लिए हित के लिए ही संपत्ति संचय करते हैं और परोपकार प्रकृति का मूल स्वभाव है। इसी कारण हवा, पानी, प्रकाश सहज रूप से सभी को बिना किसी प्रतिफल के सुलभ है। सत्कर्म की भावना कर भला तो हो भला के भाव पर आधारित कर्म है, यानी जो कर्म किया जाएगा वही किसी न किसी अच्छाई के रूप में वापस आकर कर्ता को मिलेगा। दूसरों की भलाई में सदैव प्रवृत्त मनुष्य को इससे आत्मसंतुष्टि के साथ उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जो लोगों
को का उसके प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक होता है। किसी को आर्थिक सहायता कर देना ही परोपकार नहीं है, बल्कि किसी के प्रति फिक्रमंद होना, उपयुक्त परामर्श देना, सांत्वना देना, सुरक्षा करना, अंगदान करना, किसी के सुख दुख में उसके साथ खड़े होना भी इसे आदर्श गुण का परिचायक है। घर परिवार के स्तर पर ही बच्चों में परोपकार के गुण को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे इसे आत्मसात करते हुए परोपकारी गुण धर्मी बने सकें। क्या हो सके? बन सके। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिए इसे। ये आप देखेंगे कांग्रेस की विभाजनकारी राय। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली करने जा रही कांग्रेस ने जिस तरह एक बार फिर इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी विचार शून्यता ही प्रकट होती है। कांग्रेस लंबे समय से यह माहौल बनाने में लगी है कि संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वह हर संभव दुष्प्रचार का सहारा भी ले रही है। यह ठीक है, लोकसभा चुनाव के दौरान उसे या आप देखते हैं कि क्या उसे इस दुष्प्रचार का कुछ लाभ मिला है, लेकिन वह संभवतः यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसी कारण वह संविधान के को खतरे में बताने के साथ ही इसे भी तूल दे रही कि महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई मूल्य महत्व नहीं है। कांग्रेस भले ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बात कर रही हो, लेकिन सच यह है कि वह सामाजिक विभाजन की खाई को चौड़ा करने में जुटी है। सामाजिक न्याय के नाम पर आप देखते हैं कि वह यह जानती हुए भी आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने पर जोर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से यह कह चुका कि आरक्षण की इससे अधिक सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। सामाजिक न्याय के बहाने कांग्रेस जातिगत जनगणना की भी मांग करने लगी है, लेकिन इस मांग के पीछे उसका उद्देश्य जाति वैमनस्य को बढ़ाना ही नहीं, इसकी पुष्टि और उनके उस रूप से राहुल गांधी के ऐसे बयानों से होता है अमुक जाति के लोगों को दबाया जा रहा है। यह और कुछ नहीं, समाज को जानबूझकर बांटने की घातक चेष्टा है। देखिए ये अपने विचार हैं लेखक के भैया, और मैं कहता हूँ ना कई बार देखिए अगर बीजेपी की तरफदारी कर रहा है कोई, बीजेपी की तरफ उसका झुकाव है, चाहे नेता हो चाहे कोई और हो, तो वो लिखेगा उसकी तरफ लिखेगा, और कांग्रेस की तरफ अगर झुकाव है तो कांग्रेस के बारे में अच्छा लिखेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। कब? 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो आप देखते हैं कि संविधान का पिता कहते हैं, पहले कानून मंत्री थे हमारे, संविधान के जनक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जातिगत जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और आप देखिए जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 में अंतिम बार जारी किए गए थे। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करते हुए भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर ले रही है, लेकिन गत दिवस ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर एक तरह से उसे नसीहत दी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भाईचारा ही हमारा धर्म है। उन्होंने यह भी कहा है कि विविधता हमारे जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, लेकिन सभी को एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हुए सामंजस्य से जीवन जीना चाहिए और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस भारतीय समाज की विविधता को ही वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते गलत तरीके से व्याख्यायित करने में लगी हुई है। यदि कांग्रेस के रणनीतिकार यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से देश की जनता को वर्गलाने में समर्थ हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उल्टे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती है। एक और बात आपको बता दूं, यहाँ देखिए जातिगत जनगणना को लेकर भी अपने अपने उनके तर्क हैं। अब जो इसके पक्ष में वो कहते हैं भैया जातीय आधारित जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए, जब पशुओं की हो सकती है, पक्षियों की हो सकती है, और इससे क्या रहेगा कि उनकी जातियों की असली पहचान भी होगी कि क्या उसकी स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, उन्हें उनकी भागीदारी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए वो कहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति की संख्या इतनी है। तो इस तरह से चलता रहता है। अपराध और क्रूरता। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक व्यक्ति की हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए सबसे क्रूरता ने समाज को झकझोर दिया। जंगल में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपित ने अपराध को छिपाने के लिए सबको ठिकाने लगाने के लिए सिर और धड़ को अलग कर दिया। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर अधजले धड़ और सिर को दबा दिया। पुलिस ने व्यक्ति के गुम होने की शिकायत के बाद उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की सक्रियता से मामले का पटाक्षेप हुआ और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चिंताजनक यह है कि शांत समझे जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। ऊना जिला में एक व्यक्ति ने पिता एवं पुत्र पर गोलियां चलाकर मार डाला।
कुछ दिन पहले कुल्लू जिला में एक युवती और एक होम स्टे संचालक की भी हत्या कर दी गई थी। मनाली में विंटर कार्निवल के दौरान युवक ने बहसबाजी के बाद दूसरे युवक की हत्या कर दी। इस सभी मामलों में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। यह उचित है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन सक्रिय रहता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि हर जगह पर पुलिस उपलब्ध हो। समाज के लिए यह गंभीर चिंतन का विषय है। लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति क्यों पनप रही है? इस तरह की घटनाएं प्रदेश की संस्कृति से मेल नहीं खाती। पुलिस को इस पर भी जांच करनी चाहिए कि सोलन में हत्या के बाद क्रूरता किस मंशा से की गई, ताकि सच्चाई सामने आ सके। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ? हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री, धूल में छिपा धीमा जहर। देश के कुछ हिस्सों में सिलिकोसिस की समस्या इतनी आम हो गई कि इसे लगभग स्वाभाविक मान लिया गया। और आप देखिए, राजस्थान, गुजरात, अन्य क्षेत्रों में खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग इसके सबसे ज़्यादा शिकार हैं। हर दिन धूल से ढकी जिंदगियां एक अदृश्य खतरे में डूब रही हैं। और इस कामगारों का संघर्ष केवल मेहनत तक सीमित नहीं होता है, वे हर सांस के साथ उस धूल को अंदर ले रहे होते हैं जो उनकी सेहत के लिए घातक है। यह समस्या केवल शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं है, यह उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार के भविष्य और समाज की स्थिरता को भी प्रभावित करती है। यह बीमारी अचानक नहीं फैलती, यह उन जगहों पर पनपती है जहां श्रमिक सुरक्षा नियमों या तो लागू नहीं होते हैं या फिर उनका पालन नहीं किया जाता। निर्माण स्थलों, पत्थर काटने वाले फैक्ट्रियों, खदानों में काम करने वालों के लिए यह बीमारी एक ऐसी छाया की तरह है जो हमेशा उनके साथ रहती है, और लेकिन उस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस रोग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अकेले नहीं आता है, यह अक्सर टीबी जैसी बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। फेफड़ों की कमजोर स्थिति टीबी के जीवाणुओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है, और जब ये दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं तो पीड़ित का जीवन और भी कठिन हो जाता है। सिलिकोसिस की बीमारी पूरी तरह से रोकी जा सकती है। यह उन बीमारियों में से एक है जिनके बचाव के उपाय बेहद सरल हैं। कार्यस्थल पर धूल को नियंत्रित करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे उपाय इस बीमारी को रोक सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन उपायों को अपनाने में गंभीर लापरवाही होती है। श्रमिकों को मास्क या सुरक्षात्मक उपकरण नहीं दिए जाते। कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय अक्सर लागू ही नहीं होते हैं। कई बार आर्थिक दबाव या फिर नियमों की अनदेखी से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। नतीजतन सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, परिवार की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाता है और आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखिए, बीमारी परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मानसिक और आर्थिक दबाव डालती है। इलाज के लिए लंबी प्रक्रिया और सीमित संसाधन इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। बहरहाल, इस जानलेवा बीमारी के रोकथाम के लिए ऐसे उपकरण और तकनीकें विकसित की जा रही हैं जो शुरुआती चरण में ही बीमारी का पता लगा सकती हैं। इससे समय पर इलाज और रोकथाम संभव हो सकता है, लेकिन तकनीक के साथ साथ इस समस्या को लेकर मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा कॉलम बताइए। अब देखिए, समस्या है बताई जा रही तो उसका समाधान बता दिया जा रहा है, यही तो आपको बताना है। देखिए, टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ में एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये उभरती हुई वैश्विक सामरिक चुनौतियां, ये क्या चुनौतियां हैं? तो आप देखेंगे कि आज का विश्व विशेष रूप से एशिया वैश्विक राजनीति और सामरिक शक्ति के मामले में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। अमेरिका चीन के आपसी संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देश आपस में एक तीखी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। दोनों शक्तिशाली वैश्विक महाशक्तियां एक दूसरे के साथ सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, और जिससे वैश्विक संतुलन पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बदलते वैश्विक आयामों के बीच भारत जैसे देश के लिए स्वयं को सैन्य संघर्षों से अलग करते हुए दोनों ओर की शक्तियों से संबंध स्थापित करना होगा। इस बीच भारत को न केवल अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना होगा, बल्कि उसे यह भी तय करना है कि वह इस बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाएगा। देखिए, ये है एशिया महाद्वीप, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति में कई तरह के उथल पुथल होने की आशंका है। ट्रंप का भारत के प्रति रुख विशेष रूप से सकारात्मक रहा, लेकिन यह भी समझ लेना जरूरी है कि ट्रंप एक व्यवसायी हैं और उनका पहला लक्ष्य स्वयं के हितों को सबसे ऊपर रखना होता है। 20 जनवरी के उनके भाषण में भारत के विदेश मंत्री को पहली कतार में बैठाकर कुछ संकेत तो दिए,
लेकिन ब्रिक्स देशों पर 7% के हिसाब से कर लगाने की बात करके उन्होंने डर को ही बढ़ा दिया है। उन पर यह भरोसा रखना कि वह भारत को सही दोस्त के रूप में मानेंगे एक बड़ी भूल है। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने की दिशा में पहला कदम उठाया है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत के सहयोग की आवश्यकता होगी और भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को बढ़ावा देना होगा। एक और आपको बात बता दूं, अमेरिका कहते हैं कि एक मतलबी दोस्त की तरह है। एक समय इसका झुकाव चाइना की तरफ हुआ करता था, पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था। आज अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना है, चाइना को संभालना है, चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है, तो बिना भारत के ये संभव नहीं। इसलिए भारत की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो आप देखिए इसकी स्थापना जून 2009 में हुई थी। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिलेंगे। इसमें चीन की आर्थिक मजबूती, या आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। चीन ने पिछले 3 दशकों में न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है बल्कि उसने अपनी सैन्य शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। और पिछले आप देखते हैं कि सदी के अंतिम दशक के आरंभिक वर्षों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन आज चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा लिया है। इसके प्रमुख कारण है बाजारी सुधार, विदेशी निवेश आकर्षित करने वाली नीतियां और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार। चीन ने अपने बुनियादी ढांचे की क्षमता में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है, जैसे हाईवे, रेलवे और हवाई अड्डे, जो उसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। उधर चीन की आर्थिक प्रगति ने उसे न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया बल्कि उसकी सैन्य ताकत ने भी उसे अमेरिका के साथ सैन्य प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बना दिया। चीन का सैन्य विस्तार, विशेषकर उसकी नौसेना और मिसाइल प्रणालियां हैं, अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। चीन का निर्यात आधारित मॉडल, भारत और चीन दोनों ही विकासशील देशों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन चीन की स्थिति फिलहाल कहीं अधिक मजबूत है। चीन का निर्यात आधारित मॉडल और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रणाली उसे वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाती है। वहीं भारत को बेरोजगारी, गरीबी और शैक्षणिक गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के कई मेधावी छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन की समस्या उत्पन्न हो रही है। चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के स्तर पर बड़े सुधार किए हैं, जबकि भारत में इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। फिर भी भारत की मजबूत सांस्कृतिक धरोहर, लोकतांत्रिक प्रणाली और विदेश नीति उसे विशिष्ट स्थान पर रखती है। भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत चीन के साथ रिश्ते खराब कर ले। देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। भारत को चाहिए कि वह चीन के साथ भी सामरिक सहयोग बढ़ाए और सामरिक तनाव को कम करने की दिशा में काम करे। यह समय भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों ही है। चीन से मुकाबला करने के बजाय उसे चीन से कुछ अच्छे पहलुओं को अपनाकर अपनी प्रगति की दिशा में तय करना चाहिए। रणनीति में संतुलन, भारत को अब यह समझने की आवश्यकता है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसे अपनी रणनीति संतुलित बनाए रखना होगा। भारत को चाहिए कि वह अमेरिका के साथ अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करते हुए चीन के साथ भी सहयोग बढ़ाए। इस तरह भारत अपनी स्थिति को न केवल एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण, जिसमें वह शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने की बात करते हैं, यह भारत के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। यह समय है कि भारत अपनी नीति को और अधिक प्रभावी बनाए और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूती से पेश करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। विश्व के सबसे बड़े आर्थिक और सैन्य शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारत के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन यह अवसर भी प्रदान करती है। भारत को अपनी विदेश नीति में न केवल शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना बल्कि अपने आंतरिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत अपनी शक्ति का सही से उपयोग करता है और संतुलित नीति अपनाता है, तो वह न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खिलाड़ी बन सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि भारत अमेरिका के बीच संबंधों में मजबूती, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। ऐसे में अपनी असामान्य शैली और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों आचरण के लिए अक्सर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जब हाल ही में उन्होंने दूसरी बार पदभार संभाला तो इसने भारत के लिए संभावित असर पर भी सवाल खड़े किए। भारत और अमेरिका कई साझा मूल्यों में विश्वास करते हैं और जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को दूरस्थ लोकतंत्र से करीबी साझेदारों में बदल दिया है।
दोनों राष्ट्र लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मानवाधिकारों, कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये साझा आदर्श दोनों देशों और उनके नागरिकों के बीच एक मजबूत साझेदारी की नींव रखते हैं। हालांकि ट्रंप को यह भी समझने की आवश्यकता है कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी नीतियां अलगाववाद को की ओर झुकी, जिससे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, पेरिस जलवायु समझौते, ईरान परमाणु समझौते जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हाथ खींच लिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अलग हो गए। भारत समेत आप देखेंगे विश्व के अन्य देशों से अमेरिका का आने वाले लोगों के संदर्भ में भी ट्रंप प्रशासन नए निर्णय ले रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव उन्होंने यह भी किया कि अमेरिकी भूमि पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों को अब स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। हालांकि भारत को अपने छात्रों और कुशल श्रमिकों के अमेरिका में बेहतर अवसरों और प्रगति के लिए प्रवास को लेकर जागरूक लोगों के कारण ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कुल H-1B वीजा में से लगभग 73% भारतीयों को दिए जाते हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी कार्यक्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की भारी मांग और उपस्थिति को दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना एक मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र है। भारत और अमेरिका, आप देखेंगे कि अमेरिका दोनों चीन के आक्रामक नीतियों को, चाहे वह सॉफ्ट पावर हो या फिर सैन्य शक्ति, एक बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक खतरा मानते हैं। इन दोनों लोकतांत्रिक देशों का लक्ष्य इस प्रभाव को संतुलित करना और वैश्विक मंच पर स्थिरता बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद को लेकर भी समान चिंता साझा करते हैं। वहीं भारत को उस उपनाम को लेकर सतर्क रहना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इसे दिया, जिसमें आप देखते हैं कि उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। यह उपनाम भारत की व्यापार नीतियों की ओर इशारा करता है और उन्होंने भारत के निर्यात पर प्रतिबंध एवं अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा था। हालांकि इन तमाम चिंताओं के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसके अलावा भारत ने जब अपने रक्षा आयात में रूस पर निर्भरता को कम करना शुरू किया, तब अमेरिका एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। अमेरिका ने भारत को उन्नत सैन्य उपकरण जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, चैनोक हेलीकॉप्टर, F-16 लड़ाकू विमान और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की पेशकश की। और इस तरह के प्रयासों ने भारत, आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका की रक्षा सहयोग को एक नई दिशा दी और एवं दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को मजबूत किया। इस प्रकार भारत और अमेरिका के संबंध विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में विकसित हुए, जैसे व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेखक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके द्वारा यह लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। अब मौन की डुबकी और लोक की गूंज, ये आप देखिए प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। गुणवत्ता पर असर की आशंका, UGC की बात हो रही है, इसे भी देख लीजिए। UGC के बारे में सुने हैं ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं मैं। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अभी तक UGC रेगुलेशन 2018 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD में एक ही विषय में पढ़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन नए रेगुलेशन के अनुसार किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि स्ट्रीम के युवा किसी भी विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET उत्तीर्ण करके या फिर किसी भी विषय में PhD करके भी उस नए विषय में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि UGC द्वारा 80 से भी अधिक विषयों में NET परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ऐसे में नए नियमों के ने युवाओं को इन सभी विषयों में अपनी योग्यता को आजमाने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के तौर पर इतिहास विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले युवा अब राजनीति शास्त्र, भूगोल व हिंदी या अन्य विषय में भी NET परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, NET उत्तीर्ण करके वे संबंधित विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इस बदलाव का महत्व केवल नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने का तक सीमित नहीं है, यह अधिक उम्मीदवारों को प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका देगा, जिससे विविधता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। UGC के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निसंदेह एक और यह कदम जहां उच्च शिक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास करते दिखता है,
वहीं दूसरी ओर आप देखिए इसके कई संभावित प्रभाव और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस बदलाव से शिक्षकों की विषयगत गहराई और गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। दरअसल किसी भी विषय में गहन अध्ययन और शोध के लिए उस विषय की बुनियादी समझ और पृष्ठभूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह नीति लागू होती है तो शिक्षकों को नए विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत, समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई नियुक्ति प्रक्रिया यह छूट प्रदान करती है कि स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में रखे गए विषयों से इतर विषय भी कैरियर बनाए जा सकते हैं, बशर्ते उस विषय में नेट परीक्षा उत्तीर्ण की जाए। और इससे कई प्रकार की विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस तरह चरणबद्ध ढंग से विकसित की गई कि इसमें कक्षाओं की प्रगति के साथ साथ ज्ञान, समझ और अनुभव का क्षेत्र भी व्यापक होता है। 10वीं तक विद्यार्थी सभी विषयों को समान महत्व देकर पढ़ते हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और जब विद्यार्थी को अपनी रुचि और भावी लक्ष्य के मुताबिक स्ट्रीम का चयन करना होता है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा तक विद्यार्थी संबंधित स्ट्रीम के अन्य अनेक विषयों का अध्ययन करता है ताकि वह केवल एक विषय तक सिमटा ना रह जाए। 12वीं के बाद जब वह कॉलेज और विश्वविद्यालय पहुंचता है तब उसे स्नातक के लिए आमतौर पर ऑनर्स विषय का चयन करना होता है और जिस विषय में उसे गहरी समझ पकड़ होती है वह उसे ऑनर्स के रूप में चुनता है। और विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने का आप देखते हैं कि बनने का सपना देखने वाले युवा स्नातक के ऑनर्स विषय में रखे गए अपने विषय और दक्षता हासिल करने के लिए उस विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करता है। स्नातकोत्तर तक रखे गए अपने विषय में प्राप्त शिक्षा समझ के आधार पर वह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होता है और फिर उसे उसी विषय के किसी खास क्षेत्र में और शोध करने या सीधे विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता हासिल करता है। विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने का यह लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें एक विषय की सबसे अच्छी समझ रखने वाले युवा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन नियुक्ति की नई नियमावली इस पूरी प्रक्रिया को महत्वहीन बनाने का काम करती दिखती है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या विषय बदलकर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक छात्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे और खास कर उन विषयों में जहां व्यवहारिक अनुभव और गहराई संपूर्ण महत्वपूर्ण है वहां ऐसे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कैसे करा पाएंगे। ऐसे में नई नियमावली से शिक्षण गुणवत्ता में कमी आने का खतरा मंडरा सकता है। उच्च शिक्षा न केवल देश की बौद्धिक संपदा को सशक्त करती है बल्कि यह देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति का आधार भी तय करती है। इस प्रणाली में प्रोफेसर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं बल्कि उन्हें शोध और नवाचार की दिशा में प्रेरित भी करते हैं। ऐसे में विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों को द्वारा आवेदन करने से विषय की गहनता और विशेषज्ञता पर असर पड़ सकता है क्योंकि स्नातकोत्तर विषय के स्थान पर नेट विषय प्राथमिकता में आ सकता है और विश्वविद्यालय को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिक परिष्कृत और व्यापक चयन मानदंड अपनाने होंगे ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए अपनी राय। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।